तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में सबसे पहले उस कहानी से कराएंगे रूबरू जो आप में भर देगी हौसलों की उड़ान। साथ ही समझाएंगे कि क्यों 2024 में पीएम मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना है तय। आखिर में महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की करेंगे बात। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टोकरी लेकर विधानसभा पहुंची पूर्व मंत्री नीरा यादव। झारखंड विधानसभा में सुबह सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने किसानों के हुलिये में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला नेता नीरा यादव और अपर्णा सेनगुप्ता ने बाकायदा टोकरी में डुस्का, चावल और बर्रा और महुआ लेकर पहुंची। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिन में यहां 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा, शिंदे सरकार का ध्यान गंदी राजनीति पर है। कोकर क्षेत्र की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे सरकार का ध्यान गंदी राजनीति पर केंद्रित हो गया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी, सरकारी खजाने में आए करोड़ों रुपए। 7वें दिन स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हुई और सरकार को करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। केजरीवाल ने गुजरात के लिए पेश की 5 गारंटी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गुजरात में भी अपनी गारंटी पेश की है। केजरीवाल ने कहा कि आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। हेडलाइंस के बाद वक्त हो गया है आज के वायरल वीडियो के बारे में जानने का। बर्मिंघम में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रविवार का दिन अच्छा रहा था। भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक आए। एक ओर जहां भारतीय खिलाड़ी खुशियां मना रहे थे, वहीं एक बड़ा हादसा होने से बच गया और इसमें भी भारतीय खिलाड़ी शामिल था। भारत के साइक्लिस्ट विश्वजीत सिंह के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया और इस हादसे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह हादसा रविवार दोपहर को हुआ जब पुरुषों की 15 किलोमीटर स्क्रैच रेस हो रही थी। रेस की 10वीं लैप चल रही थी, तभी साइक्लिस्ट एक दूसरे से टकरा गए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आइए हम भी देखते हैं वायरल वीडियो। बताया जा रहा है कि लंदन के ली वैली वेलो पार्क में हो रही इस रेस में 8 राइडर्स एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में सिर्फ साइक्लिस्ट चोटिल नहीं हुए, बल्कि कई दर्शकों को भी चोटें आईं। देखा जाए तो ये वाकई एक बड़ा हादसा था, क्योंकि लंदन के ली वैली वेलो पार्क में हो रहे इस रेस में 8 राइडर्स एक दूसरे से टकरा गए। खैर, शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने से सभी बच गए और इस देश का होनहार खिलाड़ी भी सही सलामत बच गया, नहीं तो रविवार की खुशी फीकी पड़ जाती। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। किसी ने सच ही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। कभी कभी इंसान का हौसला इतना बड़ा होता है कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। कुछ ऐसी ही कहानी सीबीएसई कक्षा 12वीं की टॉपर हन्ना एलिस सिमोन्स की है। हन्ना कोची की रहने वाली हैं और उन्हें एक बड़ी बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद भी हन्ना एक यूट्यूबर, सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर और कक्षा 12वीं की टॉपर हैं। दरअसल हन्ना एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसमें उसकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके बाद भी हन्ना ने दिव्यांग छात्रों की श्रेणी में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए कैसे एक दिव्यांग लड़की ने अपने जज्बे से लिखी सफलता की नई इबारत। कहानी एक ऐसी नेत्रहीन लड़की की जो बनी लाखों के लिए प्रेरणा, जो 500 में 496 नंबर लाकर विशेष कैटेगरी में बनी टॉपर। जिंदगी की जंग लड़कर जो बनी लाखों में एक। जानिए कहानी हन्ना एलिस साइमन की, जो अब दिव्यांगों को करेंगी प्रेरित। हन्ना एलिस साइमन
ये वो नाम है जो आज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है। ये नाम केरल के कोच्चि की रहने वाली एक नेत्रहीन लड़की का है, जिसने सीबीएसई से विकलांग विद्यार्थियों की श्रेणी में 12वीं कक्षा में टॉप किया है। हन्ना 500 के स्कोर में से 496 मार्क्स लेकर आई हैं। विद्यार्थी होने के साथ साथ वो एक यूट्यूबर, सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 12वीं के बाद उसकी सफलता की एक और कहानी अब दिव्यांगों को प्रेरित करेगी। केरल की दिव्यांग छात्रा हन्ना एलिस साइमन के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। जब वो 12वीं की कक्षा में टॉपर बनी है तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, माता पिता ने मुझे फिजिकली चैलेंज्ड होने की पीड़ा नहीं झेलने दी। उन्होंने मुझे विकलांग विद्यार्थियों वाले विशेष स्कूल में एक सामान्य स्कूल में शिफ्ट कराने की सोचने की बजाय मुझे शुरू से ही एक सामान्य स्कूल में पढ़ाना बेहतर समझा। मेरे सामने यूं तो कई चुनौतियां थी, मगर अपने बूते में यहाँ तक पहुंची। खुश हूँ और ईश्वर की आभारी हूँ। आज हन्ना एलिस साइमन एक यूट्यूबर, सिंगर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, साथ ही उन्होंने 19 साल की उम्र में जिद, जज्बा और जुनून के आगे खुद की फिजिकल डिसेबिलिटी को मात दी है, अपनी एक अलग राह बनाई है। एलिस इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में डिसेबिलिटी कैटेगरी में टॉपर रही हैं। हन्ना एलिस साइमन कोच्चि में रहती हैं और डिसेबिलिटी कैटेगरी में टॉपर बनने के बाद उनकी एक बुक वेलकम होम भी लॉन्च हो चुकी है। हन्ना को माइक्रोफथैल्मिया बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती। उन्होंने कोच्चि के राजगिरी क्राइस्ट जयंती पब्लिक स्कूल की रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर अब तक की पढ़ाई की है। देख ना सकने के बावजूद भी वो काफी टैलेंटेड हैं। हन्ना एलिस ने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से म्यूजिक में 8वीं तक की पढ़ाई की है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो अब तक 8 गाने भी लिख चुकी हैं। उनका पहला सॉन्ग जीसस बाय साइड था। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनका एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें इस वक्त 2000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। साइमन एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। शॉर्ट स्टोरीज पर एक बुक भी पब्लिश कर चुके हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना की एक यूनिवर्सिटी नोट्रे डेम विश्वविद्यालय में फुल स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई है। 9 अगस्त को वो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया से इंडियाना जाने वाली भी हैं। देखा जाए तो हन्ना जैसी बेटी को लाइफ में बेस्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता ने खूब अच्छी तरीके से निभाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मां लीजा टीचर हैं और पिता साइमन एक प्राइवेट फर्म में लीगल मैनेजर हैं। मां ने बेटी की लाइफ को आसान बनाने के लिए पहले खुद ब्रेन लिपि सीखी और फिर बेटी को पढ़ाया, और आज जो कुछ भी हन्ना बन चुकी हैं वो अपने माता पिता की वजह से ही है। देखा जाए तो हन्ना जैसी बेटियां ये साबित कर देती हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का एक डिसऑर्डर है जिसे हम मान लेते हैं और आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे माने ना और आगे बढ़ते रहें तो सफलताएं हमारे कदम जरूर चूमेंगी। देखा जाए तो ये साबित हो गया है कि जीवन में चुनौतियां भरपूर होती हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा जिंदगी को आसान बना देता है। हौसला मत हारो, हिम्मत से आगे बढ़ो, आपका भाग्य जरूर बदल जाएगा। सफलता पाने के लिए सोच, जुनून और विश्वास की जरूरत होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखने में विश्वास करता है, क्योंकि वे मानते हैं कि अपने भाग्य के विधाता वो स्वयं हैं। कोच्चि की हन्ना एलिस भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। उन्होंने दृष्टिबाधित होने के बाद भी अपनी किस्मत खुद लिखी, और ऐसी बेटी को हमारा सलाम। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। यानी कि देखा जाए तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब अटकलें अगले चुनाव पर लगने लगी हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 2024 के आम चुनाव की हो रही है, जब दिल्ली की सत्ता के लिए सियासी संग्राम छिड़ेगा। और ये चर्चा बस कोरी अटकलबाजी नहीं, एक गंभीर विमर्श में बदल गई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है और राजनीतिक पंडितों को चुनौती तक दे डाली है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड मोदी की बात की तो सभी बड़े नेता उनको संरक्षण देने के लिए खड़े रहते हैं। खुद अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि 2024 में भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इसके बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को पीएम मोदी पर
इतना भरोसा है क्यों? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को मोदी में ही पीएम दिखता है, जीत का बादशाह? देखिए रिपोर्ट और समझिए कैसे पीएम मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जीत ली है 2024 की सत्ता की कमान। मोदी है तो मुमकिन है, पर क्या 2024 में सत्ता में रहेंगे मोदी? क्या बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रांड ही बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? 2024 में भी मोदी ही रहेंगे, लेकिन आखिर क्यों? जानिए 2024 में बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ही क्यों है मुमकिन। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। विपक्षी दल अभी अलग अलग मुद्दों पर बटे हुए हैं। इधर बीजेपी ने 2024 के लिए प्लान बनाना शुरू भी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो अगले लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पूरा बीजेपी का कुनबा अगले आम चुनाव के लिए मिशन मोड में आ चुका है। पार्टी के दिग्गज नेताओं का बड़ी राज्यों का दौरा शुरू हो चुका है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य भी दिया जा रहा है, यानी जीत कैसे मिले, जीत के लिए प्रयास कितना हो, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के टारगेट भी बता दिए हैं। दरअसल बीजेपी ब्रांड मोदी को भुनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। विपक्षी दल जहां आपसी मतभेद को पाटने में लगे हैं, वहीं बीजेपी अपनी सहयोगी दलों को साधते हुए अपने सबसे बड़े ब्रांड के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को अपने सबसे बड़े ब्रांड पर इतना भरोसा क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इस वक्त भारत की राजनीति में पीएम मोदी की टक्कर का नेता विपक्ष में नहीं है। दूसरी बात, पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी पूरे देश में सब पर भारी है। तीसरी बात, बीजेपी ने अभी मोदी के कद का नेता फिलहाल ढूंढा ही नहीं है। वैसे भी भगवा दल अपने इस बड़े जिताऊ नेता के साथ मैदान में उतरकर जीत की लय बरकरार रखना जारी है। उधर विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव तक में बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। ऐसे में मजबूत मोदी के सामने विपक्ष फिलहाल तो चितराया नजर आ रहा है। यानी बीजेपी ने 2024 में भी मोदी के पीछे एक बड़ा कारण छुपा के रखा है, और वो ये है कि मोदी के आगे विपक्ष का टिकना तो एकदम नामुमकिन सा लगने लगा है। वहीं बीजेपी ने पिछले महीने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की तैयारियों पर जोर दिया। इस बैठक में पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया था। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधते हुए दिखे। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट पीएम मोदी के सामने विपक्ष बिल्कुल कमजोर दिख रहा है। वैसे भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष बिल्कुल बिखर गया था। मोदी की अपील और विपक्षी बिखराव ने बीजेपी की जीत आसान कर दी। देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस अभी अपने पुराने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, उनमें भी कांग्रेस सही से नहीं टिक पा रही है। ऐसे में मोदी बनाम ऑल में मोदी का पलड़ा ही भारी दिख रहा है। फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी, मोदी के आगे टिकने की हिम्मत अभी किसी में नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चीजें थोड़ी बदले, लेकिन वो मजबूत हो पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जहां विपक्ष अपने मुद्दों को सुलझाने में लगा है, वहीं बीजेपी इस वक्त मिशन 2024 पर निकल चुकी है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को समझने के बाद ये सवाल भी उठता है कि आखिर 2024 में पीएम मोदी की वापसी को रोकने के लिए क्या बिखरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? इस पर विशेषज्ञों का अलग अलग मानना है। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में केंद्र की राजनीति के केंद्र में कौन आएगा, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। कांग्रेस, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे कई दल कुछ मुद्दों पर साथ आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर सीधे पीएम मोदी को टक्कर देते फिलहाल नजर नहीं आते हैं। फिर भी समय बड़ी चीज है, इसीलिए कह नहीं सकते कि कमान किस ओर जाएगी, मगर वक्त के साथ ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख कर लेते हैं अगली खबर का। शिवसेना के सबसे मजबूत सैनिक के तौर पर हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने वाले संजय राउत पर ईडी की तलवार लटक गई है।
पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने देर रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में फिर से कुछ दिनों के भीतर सियासी घमासान मच गया है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे काफी खुश नजर आए। उन्होंने संजय राउत को तो रोज सुबह बजने वाला भोपू तक बता दिया। संजय राउत की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी को क्यों माना जा रहा है, इसकी बड़ी वजह आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या संजय राउत की गिरफ्तारी में बीजेपी का हाथ है शामिल? संजय राउत की गिरफ्तारी होने पर क्यों इतने खुश नजर आए एकनाथ शिंदे? संजय राउत को हिरासत में बेचकर क्या बीजेपी उद्धव को कर रही है कमजोर? उद्धव ठाकरे के सामने अब अकेले शिवसेना की कमान बचाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र में संजय राउत की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर उन पर तंज कसा है। कहा है कि अच्छा है रोज सुबह 8 बजे बजने वाला भोपू बंद हो गया, एक भोपू तो अंदर गया। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के विश्वसनीय सहयोगियों में से एक और हर मुद्दे पर उद्धव से पहले अपने फायर ब्रांड बयानों से और लेखन की वजह से पहचाने जाने वाले संजय राउत उस समय से बीजेपी की नजरों में थे जब 2019 में शिवसेना ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। संजय राउत का बढ़ता राजनीतिक ग्राफ भी इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि हाल में ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने पर संजय राउत ही वो नेता थे जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे का साथ दिया और हर हाल में उनको बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना का सच्चा सिपाही बताया। संजय राउत ने उस समय भी अपने ऊपर ईडी कार्यवाही किए जाने की आशंका जताई थी और आज ऐसा ही कुछ हो गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उद्धव ठाकरे के कमजोर होते ही संजय राउत पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत के आवास पर रविवार को छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय ले जाया गया, जहां देर रात तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अपने आवास पर ईडी की तलाशी शुरू होने के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेता हूं कि इस घोटाले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब इस पर बवाल महाराष्ट्र से लेकर संसद तक देखा जा रहा है। एक तरफ जहां संजय राउत की गिरफ्तारी एकनाथ शिंदे उन पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सदन में बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। संजय राउत के आवास पर छापेमारी के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ईडी की जांच चल रही है, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो डर क्यों रहे हैं, वो एक बड़े एमवीए नेता हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ईडी ने पहले भी जांच की थी, अगर ईडी केंद्र सरकार के डर से काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, ईडी अपना काम कर रहा है। तो वहीं संजय राउत की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो उसके लिए कानून है, उसके तहत एक्शन लीजिए, ना कि उनके घर पर जाकर 6 घंटे पूछताछ करना। ये सब उत्पीड़न है और विपक्ष को खत्म करने की बातें चल रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बीजेपी पर अपना निशाना साधा और कहा कि हमें ईडी के दुरुपयोग को लेकर चिंता है। सरकारी संस्थाओं का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका विशेष काम है। हम ऐसे देश में हैं जहां लोकतंत्र का अपना महत्व है, जिसे बचा कर रखना चाहिए। विपक्षी नेताओं की आवाजों को दबाना नहीं चाहिए। फिलहाल संजय राउत का अंदाज उस समय भी बेखौफ और निडर वाला था जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बाहर आते ही मीडिया के सामने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और इस दौरान उनके चेहरे पर किसी तरीके का कोई खौफ नहीं था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संजय राउत के परिवार से आज उनकी गिरफ्तारी के बाद मुलाकात की है। ईडी की ओर से की गई संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर निशाने पर आ गई है। विपक्षी खेमा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब शिवसेना की कमान लेने पर ही एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जंग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में होना ये साफ इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की कमान लेने में अब खुद को
कमजोर महसूस करेंगे। तो ये तो थी खबरें अब तक की, आज की कुछ खास खबरें। लेकिन इन खबरों के अलावा अब कोरोना और मंकी पॉक्स का खतरा फिर से मंडराने लगा है। कोरोना का डर तो लोगों के मन से निकल चुका है, लेकिन मंकी पॉक्स ने आज हुई देश में पहली मौत ने एक बार फिर कोरोना का दौर याद दिला दिया है। माफ करिएगा, याद दिला दिया है। जब कोरोना से पहली मौत ने देश को हिला दिया था और फिर जो मंजर आया था वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब भारत में कई लोगों सहित दुनिया के 74 देशों के लगभग 17,000 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे पहले केवल 2 बार स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है, वो भी तब जब कोविड-19 और पोलियो फैला। इससे आप इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए सावधानी से जरा भी हाथ पीछे मत खींचिएगा। ये समझ लीजिए कि कोरोना की तरह मंकी पॉक्स में भी संक्रामक बीमारी है और इससे तो आपको मास्क भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए इस बार की जंग और मुश्किल होने वाली है और हमें तैयार रहना होगा ताकि कोरोना की तरह मंकी पॉक्स से भी देश को आजादी दिलाई जा सके। इसी के साथ मुझे यानी पवन शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।